हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा। तो वो हम लोगों की इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो उसमें हम लोगों ने मेनली ये पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ने क्या क्या वाले हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं बात करूँ, सोल्यूशन लिखा हुआ है। सोल्यूशन होता क्या है? सोल्यूशन टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। क्लियर है? उसमें मेनली हम लोग दो टर्म यूज करते हैं। एक यूज करते हैं सॉल्यूट और दूसरा टर्म यूज करते हैं सॉल्वेंट। आ रही बात आप लोगों को समझ में? और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, यहां पे दो टाइप का होगा। एक होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन और दूसरा क्या होगा? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर है? अब होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है? अब मैंने दो चीजों को मिक्स कर दिया। कौन कौन सी चीजें? मैंने वाटर में क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। ठीक है। तो जैसे ही आप पानी में NaCl डालोगे तो NaCl क्या होगा? पानी में डिजोल्व हो जाएगा और वो हर जगह समान डिजोल्व, मतलब सेम डिजोल्व होगा। यानी अगर आप निकालो, हर जगह NaCl की कंसंट्रेशन पानी के हर एक जगह पर क्या होगी? सेम होगी। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सोल्यूशन बोलते हैं। अगर मैंने पानी में सैंड पार्टिकल डाल दिया, अब सैंड जैसे पानी में डालोगे तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। बॉटम में क्या होगा? ज्यादा सेटल हो जाएगा और सरफेस पे क्या होगा? बहुत ही कम रहेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन पूरे वाटर में यूनिफॉर्म नहीं होगी, यानी कांस्टेंट नहीं होगी, यानी सेम नहीं होगी। ठीक है ना? तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? होमोजीनियस सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। हेट्रोजीनियस सोल्यूशन के बारे में नहीं डिस्कस करना है। क्लियर है? तो हम लोग यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं? होमोजीनियस सोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखो, मैं और नेक्स्ट बताना चाहता हूं आपसे कि अब सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो अगर आपने सेम फेस, देखो सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सेम ऐसे सॉल्वेंट भी हो सकता है। अगर मान लो आपने दो सेम फेस की चीजों को मिक्स कर दिया, जैसे मैंने वाटर ले लिया लिक्विड और दूसरा लिक्विड मैंने अल्कोहल ले लिया, तो जब वाटर अल्कोहल को आप मिक्स करोगे तो दोनों क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो अब उसमें कैसे पहचानोगे क्या सोल्यूट है क्या सॉल्वेंट है? तो जिसका अमाउंट 50% से कम होगा उसको हम लोग सोल्यूट बोलेंगे और जिसका अमाउंट 50% से ज्यादा होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। आधी बात समझ में? जैसे कि मान लो 70% वाटर है और 30% अल्कोहल है, तो 70% वाटर है मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर हो गया। और 30% अल्कोहल है, इसका मतलब क्या हो गया? सोल्यूट अल्कोहल हो गया। आप ऐसा भी ले सकते हो कि वाटर 30% है और सोल्यूट, और वो अल्कोहल कितना है? 70% है। तो इसका मतलब वाटर क्या हो गया? सोल्यूट हो गया और अल्कोहल क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अगर मान लो आपने 50-50% ले लिया कि मान लो 50% वाटर है और 50% अल्कोहल है, तब आप कैसे डिसाइड करोगे? तो उसमें से आप किसी को भी सोल्यूट मान सकते हो और किसी को भी सॉल्वेंट मान सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये हम लोग तब डिसाइड करेंगे जब फेस सेम होगी। अगर मान लो फेस डिफरेंट है तो आप कैसे पहचानोगे क्या सोल्यूट है क्या सॉल्वेंट है? जैसे कि मान लो मैंने पानी में क्या डाल दिया? NaCl को डाल दिया। ठीक है। तो पानी क्या होता है? लिक्विड होता है और NaCl क्या होता है? सॉलिड होता है। तो जो डिसॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं, और जो डिसॉल्व करता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो डिसॉल्व कौन हो रहा है? NaCl। और डिसॉल्व कर कौन रहा है? वाटर कर रहा है। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और डिसॉल्व NaCl हो रहा, तो मतलब वो क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। या फिर आप एक तरीका और है पहचानने का कि मान लो आपने दो चीजों को मिक्स किया, जैसे मान लो मैंने वाटर और NaCl को मिक्स किया, यानी एक लिक्विड और एक सॉलिड को, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा बना? लिक्विड बना। तो लिक्विड वाला सॉल्वेंट हो जाएगा और सॉलिड वाला क्या हो गया? सोल्यूट हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है। तो हम लोग यहां से आइडेंटिफाई करना सीख गए कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है ना? और हम लोगों को यहाँ सोल्यूशन के बारे में मेनली क्या पढ़ना है? होमोजीनियस सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। हेट्रोजीनियस के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को इवेपोरेशन के बारे में आना चाहिए। ठीक है ना? तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो बच्चों, इवेपोरेशन को जानने से पहले देखो, मैं एक एग्जांपल आपको लेकर समझाता हूं। जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है ना? इसमें मान लो ये
वाटर है, तो वाटर क्या एक मैटर है, तो वाटर है तो इसके क्या होंगे मॉलिक्यूल है, यानी ये भी मॉलिक्यूल है और वाटर का ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, या एक नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे वाटर के। तो जो ये मॉलिक्यूल है, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग सरफेस मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो ये वाले मॉलिक्यूल होते हैं, ये वाले, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल। तो यहां पे दो टाइप के मॉलिक्यूल है, एक जो सरफेस में उनको हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। आ रही बात समझ में? तो देखो जो बल्क मॉलिक्यूल है वो देखो हर टाइप, यानी हर जगह क्या होगा, देखो हर जगह से वो अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ घिरा हुआ है। जबकि मैं सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो देखो सिर्फ नीचे मॉलिक्यूल के साथ घिरा हुआ है। और घिरा हुआ क्यों है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पढ़ा था हम लोगों ने वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर आप ध्यान से देखो बल्क मॉलिक्यूल में क्या होता है, हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। यानी बोल सकता है यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है वो सरफेस मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो सिर्फ देखो यहां से लग रहा है। क्लियर है? तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है वो इन मॉलिक्यूल से कम होती है। अब अगर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम है तो मैं यहां बोल सकता हूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो यहां मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो सरफेस की मॉलिक्यूल है इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। आ रही बात आप लोगों को समझ में? यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो बल्क का मॉलिक्यूल है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है और सरफेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो इसलिए जब ये वाले मॉलिक्यूल सरफेस के मॉलिक्यूल एयर के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही अपनी सरफेस को छोड़ने लगते हैं, और जैसे वो अपनी सरफेस को छोड़ने लगेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि इवेपोरेशन हो गया, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गए। क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। तो आप ये बोल सकते हो जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है। यानी बल्क के मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, इवेपोरेशन किसका हो रहा है, सरफेस के मॉलिक्यूल का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है ना। और इवेपोरेशन की मैं बात करूं, इवेपोरेशन किस टेम्परेचर पर होता है? जैसे बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो बॉइलिंग वाटर की कितने पे होती है, 100 डिग्री सेल्सियस में। बट मैं अगर इवेपोरेशन की बात करूं तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर में होता है, शायद आप लोगों को याद होगा। तो जैसे कि मान लो आपने नॉर्मल वाटर देखा होगा कि कहीं भी नदी में या फिर तालाब वालाब में वाटर होता है, या फिर आप किसी बर्तन में वाटर रख दो तो उसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, वो किसी भी टेम्परेचर में वाटर क्या होता है, इवेपोरेट करता रहता है, धीरे धीरे उसका अमाउंट क्या होता है, कम होता रहता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो देखो इवेपोरेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है, तो इवेपोरेशन का एक स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस, देखो ये लिखा हुआ है, यानी सरफेस फिनोमिना है, इनटू वेपर मॉलिक्यूल, यानी लिक्विड का वेपर में बदलना क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। और ये एक सरफेस फिनोमिना है, देखो ये भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं इवेपोरेशन कब होता है, किसी भी टेम्परेचर पे होता है, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, ठीक है ना। बॉइलिंग जरूर 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है बट इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। अगर मैं बात करूं इवेपोरेशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो देखो जैसे मैं यहां से लिखता हूं, अगर मैंने आरई लिखा हुआ है तो आरई मतलब क्या होगा, इसका मतलब लिखा हुआ है रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन होने का रेट है। तो बात करो इवेपोरेशन होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, क्या वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जरूर करता है। अगर आपने वाटर एक ग्लास में ले लिया या फिर सेम अमाउंट ऑफ वाटर आपने एक प्लेट में ले लिया, तो बताओ कौन सा वाटर ज्यादा इवेपोरेट करेगा, ग्लास वाला कि प्लेट वाला? प्लेट वाला। क्यों करेगा? क्योंकि वो क्या है आपका, उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है।
तो पहला तो आपको याद रखना है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, वो भी कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। और मैं बात करूं रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्या टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? जैसे मान लो मैंने एक वाटर, नॉर्मल वाटर ले लिया ग्लास में, और दूसरा मैंने क्या किया, ग्लास में ही लिया बट मैं उसको नीचे से हीट कर रहा हूं, तो कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट करेगा? जिसको आप हीट कर रहे होगे। क्लियर है। क्यों मतलब वो जल्दी इवेपोरेट करेगा? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी सरफेस मॉलिक्यूल की, इसीलिए तो इवेपोरेशन हो रहा था। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर भी होता है। ठीक है ना। और किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? अगर मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूल में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इवेपोरेट होने का रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा का, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आ रही बात आप लोगों को समझ में? रेट ऑफ इवेपोरेशन और किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड करता है। यानी अगर ह्यूमिडिटी मतलब अगर एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो वो इवेपोरेट होने का रेट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। अगर एयर में मॉइस्चर कंटेंट कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि इवेपोरेशन क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये एक सरफेस फेनोमेना है। ठीक है ना। और इवेपोरेशन होने का रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ह्यूमिडिटी। ठीक है। और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है, चाहे वो टेम्परेचर कितना भी हो, चाहे वो 0 डिग्री सेल्सियस हो, 10 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, कितना भी हो। ये जरूर होगा कि कम टेम्परेचर तो इवेपोरेशन कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, बट इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पर होगा। आ रही बात आप लोगों को समझ में? तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों अभी हम लोगों ने इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस किया है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में हम लोगों को वेपर प्रेशर के बारे में ही पढ़ना था। मैंने उसके पढ़ने के लिए आपको इवेपोरेशन पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको इवेपोरेशन पढ़ा दिया। तो स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर। तो इसके लिए ये जानना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है ना। तो देखो जैसे हम लोगों ने इवेपोरेशन में पढ़ा था कि ये एक ओपन कंटेनर है, इसे मैंने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, कोई भी लिक्विड ले सकते हो, वाटर मैंने मान लिया। तो अब जैसे यहाँ पे लिक्विड लोगे तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपनी सरफेस को छोड़ देते हैं, और सरफेस को छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे सरफेस छोड़ेंगे, अब कंटेनर तो ओपन है, यानी जैसे ये वेपर में कन्वर्ट होंगे और वेपर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। आ रही बात समझ में? अब मैंने क्या किया, इसमें एक थोड़ा सा चेंज किया। मैंने चेंज क्या किया इसमें, 0 पर t = 0 मतलब मैंने इनिशियल की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। तो इनिशियली अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया हुआ है, सिर्फ यहां पे मैंने क्या लिया हुआ है, लिक्विड लिया हुआ है। ठीक है। अब जैसे आप लिक्विड लोगे, देखो पहले मैंने इसको कंटेनर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ध्यान से देखो मैंने चेंज क्या किया, इवेपोरेशन में ओपन कंटेनर था, इसमें मैंने क्लोज कंटेनर लिया। तो जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो स्टार्टिंग में सिर्फ यहाँ पे लिक्विड लिया था मैंने, तो लिक्विड क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन आएगा। आधी बात आप लोगों को समझ में? अब जैसे थोड़ा सा टाइम बीतेगा, 1-2 सेकंड तुम कितना भी मान लो, जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बीतेगा वैसे ही अगर आप देखोगे तो लिक्विड तो था ही था पहले, अब वहां पर वेपर भी बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि लिक्विड इवेपोरेट करेगा तो क्या होगा, यहां पर आएगा। अब ये बाहर तो निकल नहीं सकता है, और बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, यहां पर वेपर कलेक्ट होती जाएगी। ये वेपर के मॉलिक्यूल है। यानी पहले तो सिर्फ इवेपोरेशन ही हो रहा था, अब इवेपोरेशन के साथ साथ क्या होगा, कंडेंसेशन भी होना स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे वेपर बनेगी वैसे वैसे वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे, और जैसे जैसे वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज करेगा।
समझो मेरी बात को। यानी मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में कुछ भी कंडेंसेशन हो ही नहीं रहा था, मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना था, 0 था। और जैसे जैसे वेपर बनना स्टार्ट हो रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, वेपर कंडेंस होती जा रही है। अब क्यों वेपर कंडेंस हो रही है, अगर तुम आप ये भी जानना चाहो तो मैं वो भी बता सकता हूं आप लोगों को। जैसे कि देखो, जैसे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। वैसे ही जो वेपर के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। बट जो वेपर के मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या होते हैं, इसमें कंडेंस होते रहते हैं। यानी वेपर किस में कन्वर्ट होता जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता जाता है। आ रही बात समझ में। और जैसे जैसे वेपर बनेगी वैसे वैसे वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे, और जैसे जैसे वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। समझ रहे हो। तो जब देखो ये इंक्रीज करता करता एक टाइम ऐसा आएगा, पहले देखो 0 था, 0 से देखो इंक्रीज करते करते इंक्रीज कर रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इंक्रीज करते करते इसके बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी इक्विलिब्रियम यहां पर क्या पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है ना। यानी यहां पर क्या आएगा, लिक्विड और वेपर दोनों क्या होंगे तुम्हारे, इक्विलिब्रियम पर होंगे। ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा। ध्यान से देखो, तो पहले स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ लिक्विड था तो वो इवेपोरेट हो रहा था, क्योंकि वेपर तो थी नहीं, तो वो क्या था, कंडेंसेशन 0 था। अब जैसे जैसे लिक्विड इवेपोरेट होगा तो वेपर बनती जाएगी, और जैसे जैसे वेपर बनती जाएगी तो वेपर क्या होगी, कंडेंस होती जाएगी। आ रही बात समझ में। और कंडेंस होगी तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम बाद दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर होंगे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और इक्विलिब्रियम पर जो वेपर प्रेशर लगाती है, ठीक है ना, लिक्विड पे और कंटेनर पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पर जो वेपर प्रेशर लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आ रही बात समझ में। अब वेपर तो यहां पर भी होगी, क्योंकि यहां पर भी देखो वेपर बन चुकी है ना, यानी कंडेंस हो रहा है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो यहां पर भी वेपर प्रेशर लगा रही होगी, बट उस प्रेशर को वेपर प्रेशर नहीं बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। देख लो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेपर प्रेशर अलग होता है और पार्शियल वेपर प्रेशर अलग होता है। तो वेपर प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर जो वेपर प्रेशर लगाती है लिक्विड पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम के पहले भी वेपर प्रेशर लगाती है, बट वो वेपर प्रेशर नहीं होता, वो क्या होता है, वो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि T इक्वल टू 0 पर रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 होगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ चुका है। ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम पर जो वेपर प्रेशर लगाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो देखो उसको हम लोग एक बार ग्राफ बना के समझ लेते हैं। देखो जैसे रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो T इक्वल टू 0 पर देखो क्या था, ये T इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या था, कुछ ना कुछ वैल्यू थी किसकी, इवेपोरेशन की, यानी रेट इवेपोरेट हो रहा था, रेट ऑफ इवेपोरेशन था। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ लिक्विड था और लिक्विड इवेपोरेट कर रहा था। और स्टार्टिंग में रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या था, वो 0 था। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करोगे रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये वैल्यू ऐसे इंक्रीज करती है। ठीक है। और एक टाइम बाद क्या होगा, दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बोलेंगे हम लोग ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके बाद क्या आ चुका है,
ये जो टाइम है कौन सा टाइम है, इक्विलिब्रियम का टाइम है। यानी इसके बाद क्या होगा, दोनों के रेट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं इसके बाद इक्विलिब्रियम आ चुका है। और ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा होगा, डायनामिक होगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि यहां पर प्रोसेस अभी भी चल रही है, यानी इवापोरेट भी, लिक्विड इवापोरेट भी हो रहा है और वेपर कंडेंस भी हो रही है, बट दोनों सेम रेट से हो रहा है, यानी प्रोसेस अभी भी चल रही है। इसलिए यहां पर जो इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, अभी हम लोगों ने वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया। अब देखो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फॉर्म इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होगा कैसा होगा, कैसा होगा, डायनेमिक होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर, यानी जो भी प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लगेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। बट कब, जब उसके बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यानी वेपर प्रेशर हम लोग तभी बोल सकते हैं जब लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा और दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। आ रही बात समझ में। बट उसके अगर इक्विलिब्रियम के पहले की बात करोगे तब भी वेपर प्रेशर लगा रही होगी, बट उसको आप वेपर प्रेशर नहीं बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे, हाँ, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलोगे। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो वेपर प्रेशर अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ लिक्विड पर। अब नेचर ऑफ लिक्विड क्यों बोल रहा हूं, वो कौन सा लिक्विड है। जैसे कि मान लो अगर मैं एक लिक्विड वाटर लेता हूं और एक मैं पेट्रोल लेता हूं, मैंने पूछा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कौन ज्यादा वेपर बनाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाटर में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पेट्रोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, और जिसका मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे वाटर और पेट्रोल, कौन ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा, तो पेट्रोल लगाएगा। आधी बात समझ में आप लोगों को। तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग लिक्विड का क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। आधी बात समझ में। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। और अगर मैं दूसरा पॉइंट की बात करूं, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर में कैसे डिपेंड करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इक्वेशन है, क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, अगर वो आपको जानना है तो आपको इस इक्वेशन से जानना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन क्या है, d/dt ln वेपर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई RT स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको अभी याद रखनी है। क्यों, अब ये इक्वेशन कैसे आई तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। तो उस चैप्टर में इस इक्वेशन को हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे कि ये इक्वेशन आ कैसे रही है। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी आपको ये इक्वेशन याद रखनी है और इतना पूछा भी नहीं जाएगा कि कैसे आया, वो 12th वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन आपको याद रखनी है कि ये इक्वेशन होती है। अब देखो, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग ने आयनिक इक्विलिब्रियम में, आपको याद होगा वहां पे हम लोग के पढ़ा था, केबी पढ़ा था, केपी पढ़ा था, केसी पढ़ा था। तो केपी केसी किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। के डब्ल्यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। के एच कहाँ डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। के बी किस पे डिपेंड कर रहे थे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे थे। वैसे वेपर प्रेशर भी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आरी बात समझ में। कैसे डिपेंड करता है, ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे आप इसकी जगह यहां पर जो वेपर प्रेशर लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या क्या लिख सकते हैं, यहां पे आप केपी लिख सकते हैं। ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सब इसी इक्वेशन से रिलेट कर सकते हो।
यहां पे आप Kc लिख सकते हो, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहां पर आप K भी लिख सकते हो, यहां पे आप Kb भी लिख सकते हो, यहां पे आप Kw लिख सकते हो, यहां पे आप Kh लिख सकते हो, ये सारी चीजें। और ये वेपर प्रेशर तो लिखा ही हुआ है यहां पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। और कैसे डिपेंड करती है? ऐसे डिपेंड करती है। समझ लो बात को, ठीक है ना। और ये इक्वेशन कैसे है ये भी हम लोगों को नहीं जानना है, आपको अब बस ये याद रखना है। तो वेपर प्रेशर जो होता है सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है और दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लो और ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, यूज होने वाली है। और इसके ऊपर चलो मैं ग्राफ भी बता देता हूं आपको कि इसके ऊपर ग्राफ कैसा बनता है। अगर आप देखो dt को क्या करोगे, यहां शिफ्ट करोगे, फिर आप इसको यहां पे इंटीग्रेट करोगे। तो जैसे dt को शिफ्ट करके आप इंटीग्रेट करोगे, देखो ऐसा आएगा। यहां पर मैं इसी चीज को यहां बताने को ट्राई करता हूं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? dln वेपर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर, ये कांस्टेंट है। अब यहां पे क्या होगा? dt बाई टी स्क्वायर। क्लियर है? अब चलो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन, ये रफ वर्क में कर रहा हूं यहां पर। जैसे इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x होता है। इंटीग्रेशन dy क्या होता है? y होता है। वैसे इंटीग्रेशन dln वेपर प्रेशर क्या होता है? ये भी ln वेपर प्रेशर होगा। आ रही बात समझ में? तो वैसे इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, ये होगा ln वेपर प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर लिखा हुआ है। और 1/t स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? -1/t आएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो देखो मैं आपको यहां पे ग्राफ बना के दिखा देता हूं। तो बच्चों देखो हम लोग ने बाकी का पार्ट रफ कर दिया है क्योंकि मुझे इतने की सिर्फ जरूरत है। तो देखो जैसे हम लोग ने इसको इंटीग्रेट किया था, तो देखो यहाँ पर मैं सी लगाना भूल गया, यहाँ पर देखो सी होगा कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछेगा कि ln वेपर प्रेशर वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाओ। तो देखो ग्राफ कैसा होगा, तो ये हो गया ln वेपर प्रेशर वर्सेस 1/t, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये टी सी इंटरसेप्ट हो गया, तो ये वर्सेस ये ग्राफ कैसा बनेगा आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इससे मैंने ग्राफ बना दिया। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ग्राफ ही पूछा जाएगा। दूसरा आपसे ग्राफ क्या पूछा जाएगा? दूसरा भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बोला जाएगा आपसे कि वेपर प्रेशर वर्सेस आप टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पर ln वेपर प्रेशर इक्वल टू लिखा है डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर लिखा हुआ है, -1/t प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप NT-ln लोगे तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर में शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा वेपर प्रेशर इक्वल टू e की पावर ये। आ रही बात समझ में? और यहाँ नहीं, यहाँ पर ग्राफ आपका कैसा बनेगा? आपका यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? ये ग्राफ कैसे बना के? इस इक्वेशन से बना। जब आप NT-ln लोगे ये ग्राफ कैसा बना? ये तो सीधे सीधे इस इक्वेशन से बन गया, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेपर प्रेशर होता क्या है और ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब ये किस पे डिपेंड नहीं करता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।